दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि उसे तो रातों रात सक्सेस मिल गई, लेकिन जो सक्सेसफुल बना वही जानता है कि रात कितनी लंबी थी। आज का वीडियो ऐसे ही एक सक्सेस स्टोरी के बारे में है। नाइकी नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कैसे ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी और पॉपुलर स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड बनी, ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी की शुरुआत बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान फिल नाइट के एक क्रेजी ड्रीम से हुई थी। फिल नाइट एक अमेरिकन है। 1962 में वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएशन के दिनों में उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी से एक बिजनेस और मार्केटिंग का असाइनमेंट मिला था। अब क्योंकि उनका पहले से ही स्पोर्ट्स में और खासकर की रनिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने अपने असाइनमेंट में जापान से बहुत हाई क्वालिटी के शूज इंपोर्ट करके अमेरिका में सेल करने का बिजनेस मॉडल प्रेजेंट किया। पर उनके उस आइडिया को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया और इनफैक्ट उसे एक क्रेजी आइडिया बताया। अब क्रेजी आइडिया इसलिए क्योंकि एक तो उस टाइम पे रनिंग और स्पोर्ट्स लोगों में इतना कॉमन नहीं था और ऊपर से ऑलरेडी आडिडास, पूमा जैसी बड़ी कंपनीज वहां एग्जिस्ट करती थी। लेकिन फिर भी उनके माइंड से कभी भी वो असाइनमेंट का आइडिया नहीं गया। इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी उन्होंने सोचा कि एक ट्राई मारते हैं कि शायद ये आइडिया काम कर जाए। उन्होंने फौरन अपने डैड से उस आइडिया के बारे में बात की और उन्हें जैसे तैसे कन्विंस किया। फिर वो सीधा फ्लाइट पकड़ के जापान निकल गए रिसर्च के लिए। अब जापान में घूमते और रिसर्च करते हुए उन्हें पता चला कि ओनित्सुका नाम की एक कंपनी है जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के शूज़ बनाती है। तो फिल ने बिना टाइम वेस्ट किए उस कंपनी में कॉल किया, अपॉइंटमेंट ली और वहाँ मिलने चले गए। अब फिल काफ़ी नर्वस थे क्योंकि उन्हें ना तो शूज़ की ज़्यादा नॉलेज थी और ना ही बिजनेसेस और मीटिंग्स की। पर फिर भी उन्होंने अपना ये फियर ओवरकम किया और कॉन्फिडेंटली अपना प्रपोजल बिजनेस मीटिंग में ओनित्सुका के बोर्ड मेंबर्स को समझाया। अब ओनित्सुका के बोर्ड मेंबर्स ये समझते थे कि फिल कोई बहुत अच्छी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, जो कि सच नहीं था। खैर, उन्हें फिल का प्रपोजल तो अच्छा ही लगा था क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से अमेरिकन मार्केट में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। अब अचानक से उन्होंने फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया, पर फिल की तो कोई कंपनी थी ही नहीं। तभी सडनली उनके सामने अपने स्कूल टाइम में जीते हुए रनिंग मेडल्स की इमेज फ्लैश हुई। तो उनके मुंह से निकल गया कि ब्लू रिबन, मेरी कंपनी का नाम है ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी। तो बस यहीं से जन्म हुआ ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी का। उनकी ओनित्सुका से सक्सेसफुली डील हुई और फिल ने उनसे कुछ सैंपल्स उनके घर के एड्रेस पर भेजने को भी कहा, जो कि कुछ ही टाइम में उन्हें सक्सेसफुली डिलीवर भी हो गए। अब सैंपल्स मिलते ही उन्होंने उसे सबसे पहले अपने स्कूल टाइम के स्पोर्ट्स कोच बिल बॉवरमैन को बुला के दिखाए। वो इसलिए क्योंकि बिल एक बहुत ही पैशनेट स्पोर्ट्स कोच थे और उन्हें शूज की भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग थी। प्लस फिल नाइट को यह भी लगा कि शायद बॉवरमैन के कॉन्टैक्ट से उन्हें इनिशियल कुछ ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे। बट सरप्राइजिंगली बिल बॉवरमैन को शूज की क्वालिटी और बिजनेस मॉडल इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल नाइट को उनका पार्टनर बनने की ऑफर दे दी। उन्होंने फिल से कहा कि मैं तुम्हें शूज के डिजाइन को और ज्यादा इंप्रूव और बेटर बनाने में हेल्प करूंगा, प्लस मैं आधे पैसे भी इन्वेस्ट कर दूंगा। ये सुन के फिल भी मान गए क्योंकि वो जानते थे कि बिल काफ़ी पैशनेट थे और बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बस उन्होंने हाथ मिलाया और दोनों ने $500 इन्वेस्ट करके अपना 300 शूज़ का पहला कंसाइनमेंट ओनित्सुका कंपनी से मंगवाया। अब शुरुआत में फंड की कमी की वजह से उन्होंने कार की डिक्की में ही शूज़ को रखकर बेचना शुरू किया और उनके ये एफर्ट्स फ्रूटफुल भी रहे। बहुत ही जल्द उनके सारे शूज़ सेल आउट हो गए। फिर उन्होंने वापस वो फंड री इन्वेस्ट करके और शूज़ मंगवाए। ईयर 1963 से 1964 तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। कुछ ही समय में वो मार्केटिंग और सेल्स के लिए लोगों को भी हायर करने लगे ताकि वो और ज़्यादा सेल्स कर पाए और देखते ही देखते ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी काफ़ी बढ़िया बिजनेस करने लगी। लेकिन ये सुनने में जितना ईजी लग रहा है, फिल के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट था। वो अपने मनी को री इन्वेस्ट कर करके कंपनी के सेल्स को तो बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ बचता ही नहीं था। इनफैक्ट वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी को चलाने के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें कंपनी चलाने में भी काफ़ी फंड्स की प्रॉब्लम आई। उनकी सेल्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, पर स्टॉक खरीदने के लिए अक्सर उनके पास पैसों का शॉर्टेज होता था और रिकॉर्ड्स अच्छा ना होने के कारण बैंक से भी उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट 1971 में उनके ओनित्सुका कंपनी के साथ भी प्रॉब्लम्स होने लगे,
जो कि उनके एक लौते सप्लायर थे। पर इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी फिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अब ओनित्सुका कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते और उन्होंने खुद की ब्रांड के शूज़ को मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया। वो कुछ इंडिपेंडेंट फैक्ट्रीज के पास गए और उनसे अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से शूज़ बनाने का डील फाइनलाइज की। इनफैक्ट उन्होंने एक जापानीज की कंपनी नीशो ट्रेडिंग कंपनी को कन्विंस करके फाइनेंस का भी इंतजाम कर लिया और अब उन्हें बैंक्स पे डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब अपना खुद का शू ब्रांड बनवाने के लिए एक ब्रांड नेम और लोगो की ज़रूरत थी। तो उन्हीं की कंपनी का जो फर्स्ट एम्प्लॉय था उसने नाइकी नाम सजेस्ट किया, जिसका मीनिंग था ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री। अब एक लोगो की भी रिक्वायरमेंट थी, तो बस फिल एक नियर बाय कॉलेज में गए और वहाँ से एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर स्टूडेंट को हायर किया, जिसने ये ब्यूटीफुल लोगो सिर्फ $35 में डिज़ाइन किया, जिसको आज हम पॉपुलरली स्वूश के नाम से जानते हैं। और इस तरह से ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी बन गई नाइकी। बस इसके बाद तो फिल नाइट और बिल बॉरमैन की नाइकी को तो रोक पाना मुश्किल था। फिल नाइट की बिजनेस स्किल्स और बिल बॉरमैन की प्रोडक्ट रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स, ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप थी। आगे भी कई प्रॉब्लम्स तो आई, लेकिन नाइकी के फाउंडर्स के पैशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड ने नाइकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 1989 में नाइकी ने जस्ट डू इट नाम का एक बहुत ही सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया, जो आज तक नाइकी के लिए काम कर रहा है। इनफैक्ट नाइकी ने काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज को भी अपने प्रमोशन के लिए साइन किया, जिसके बाद नाइकी तो एक अलग लेवल पर ही पहुंच चुका था। माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, लेब्रॉन जेम्स जैसे स्पोर्ट्स सुपरस्टार्स नाइकी को प्रमोट कर रहे थे। नाइकी की सक्सेस का बहुत बड़ा राज था उनका कंटिन्यूस प्रोडक्ट इनोवेशन और इम्प्रोवाइजेशन। वो कंटिन्यूसली सीखते रहे और अपना प्रोडक्ट और ज़्यादा लाइट और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते रहे। 1989 तक नाइकी अमेरिका की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बन चुका था, जो शूज़ के साथ साथ लगभग सारे स्पोर्ट्सवेयर आइटम्स बना रहा था। ये सब पॉसिबल हो पाया एक कॉमन मैन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से। अब मैंने नाइकी की जर्नी से 4 लेसन सीखे हैं, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, अगर आपकी लाइफ में कोई पैशन या कोई क्रेजी आइडिया है ना, तो यार ज़रूर कोशिश करना। ये मत सोचना कभी कि कौन सपोर्ट कर रहा है। कुछ अलग तभी कर पाएंगे जब कुछ अलग सोचेंगे, इसलिए जस्ट डू इट। नंबर 2, डोंट वेट फॉर परफेक्शन। परफेक्शन का वेट करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे। स्टार्ट कर दो, जर्नी में इंप्रूव हो जाना, क्योंकि प्रिपरेशन उतना नहीं सिखाएगा जितना एक्सपीरियंस सिखाएगा। नंबर 3, नेवर एवर गिव अप। अपने ड्रीम्स पे काम करते हुए बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, कई बार सेल्फ डाउट होगा, जो कि नॉर्मल है, लेकिन हार मत मानो, सीखते रहो, इम्प्रूव करते रहो और हो जाएगा। नंबर 4, नेवर स्टॉप लर्निंग। अगर हमने थोड़ा सक्सेस अचीव कर भी लिया तो अभी कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें फाइंड आउट करते रहना चाहिए कि और क्या बेटर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या कोई भी काम में और क्या इनोवेशन ला सकते हैं। अगर हम नाइकी की तरह इसी एटीट्यूड से काम करते रहेंगे तो सक्सेस तो मिलनी ही है। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक थम्स अप दे देना और आगे ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Stay positive and thank you so much for watching.